कक्षा 9 गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इन आकृतियों को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको दो घर दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों घर दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि इनका आकार बिल्कुल एक जैसा है, परंतु इनकी जो माप है, इनका जो साइज है वो अलग अलग है। ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दो मोबाइल दिखाई दे रहे हैं जिनका शेप एक एक जैसा है, परंतु इनका जो साइज है वो अलग अलग है। ऐसे ही आप यहाँ पर दो जिराफ देख रहे हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर दो बटरफ्लाई दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर पिरामिड आपको दिख रहे हैं जिनका आकार यानी कि जिनका शेप एक जैसा है, परंतु इनकी माप यानी कि इनका साइज अलग अलग है। अब आप दाईं ओर की आकृतियों को देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर को प्ले कार्ड दिखाई गए हैं जिनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि ये सारे जितने प्ले कार्ड्स हैं, अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को अध्यारोपित करती हैं। ऐसे ही ब्लेड के पैकेट में आपने देखा है कि जो ब्लेड्स एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं वो पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेती हैं, एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेती हैं। ऐसे ही बिस्किट के पैकेट आपने देखे हैं। ऐसे ये फाइल यहाँ पर आपको दिखाई गई है। फाइल्स को भी अगर एक दूसरे के ऊपर आप रखेंगे तो पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लेती है, यानी कि उनका आकार और उनका माप दोनों एक जैसा इस प्रकार की फाइलों का है। यहाँ पर आपको एक पिज्ज़ा भी दिखाया गया है जिसके आपको 4 पीसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 4 पीस बिल्कुल एक जैसे शेप है इनका और इनका साइज भी बिल्कुल एक जैसा है। तो हमने यहाँ पर दो प्रकार की आकृतियाँ देखी। पहली प्रकार की आकृति देखी जिनका शेप एक जैसा था परंतु साइज अलग अलग था। दूसरे प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर हमने देखी जिनका शेप और साइज दोनों एक जैसा था। तो जिनका शेप एक जैसा हो, आकार समान हो, परंतु उनकी माप अलग अलग हो, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। और जिनका शेप और साइज दोनों समान होते हैं, इनको ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वांगसम आकृतियों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो सर्वांगसम का अर्थ होता है सर्व अंग सम, यानी कि सभी अंग समान। अर्थात यदि एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से आच्छादित कर ले तो दोनों आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। अब हम त्रिभुजों के रूप में इन सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों की तुलना करते हैं। पहला, यहाँ पर दो त्रिभुज आप देख रहे हैं। इन दो त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का आकार तो एक जैसा है, परंतु इनकी जो माप है, इनका जो साइज है वो अलग अलग है। इसी प्रकार आप दूसरे त्रिभुज में देखिए, इन दोनों त्रिभुजों का भी आकार तो एक जैसा है परंतु इनकी माप अलग अलग है। ऐसे ही हम तीसरे त्रिभुज में देख सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुजों को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। और सर्वांगसम यानी कि ये पुल का उदाहरण यहाँ पर आप एक देख रहे हैं। ये पुल आपने भी बहुत रोड में देखा होगा। अगर आप लोहे के किसी पुल को देखेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ उसमें बनी होती हैं। तो इस पुल में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज बने हुए हैं और ये तीनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। यानी कि अगर हम इन त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे को आच्छादित कर लेंगे। यानी कि इनका आकार तो समान है ही, इनकी जो साइज है, इनकी जो माप है वो भी एक समान है। ऐसे ही यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को भी एक दूसरे के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे तो पूरी तरीके से ये एक दूसरे को आच्छादित कर लेंगे। तो ऐसे त्रिभुजों को हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तो अब हम जानेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं को पूरी तरीके से आच्छादित करें। और दूसरा इसके लिए जरूरी है कि एक त्रिभुज के शीर्ष दूसरे त्रिभुज के संगत शीर्षों को भी आच्छादित करे। अगर त्रिभुज के संगत शीर्ष एक दूसरे को आच्छादित करेंगे तो इनके अंतःकोण भी दूसरे त्रिभुज के अंतःकोण के बराबर होंगे। तो ऐसा कब संभव है? ऐसा केवल 5 परिस्थितियों में ही संभव है। पहली परिस्थिति है हमारे पास, ये दो त्रिभुजों को अगर आप देखेंगे तो पहली परिस्थिति आपकी समझ में आएगी। इसमें ये पहली भुजा जो BC है ये 6 सेंटीमीटर दिखाएगी, 6 सेंटीमीटर है। और अगर हम दूसरे त्रिभुज को देखेंगे, इसकी संगत भुजा YZ ये भी 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही AC भुजा इसकी 3 सेंटीमीटर है,
इसकी XZ भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, इसका AB भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसकी XY भुजा 4 सेंटीमीटर है। हम इसमें देख रहे हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं, यानी कि इस प्रतिबंध को हम कहते हैं भुजा 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 प्रतिबंध, यानी कि एस एस एस, साइड साइड साइड। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीन भुजाओं के बराबर हों तो ये त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। दूसरी शर्त हमारी इन त्रिभुजों से स्पष्ट होती है। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि इसकी भुजा OJ और दूसरे त्रिभुज की भुजा AY, इसका संगत कोण ZOB और इसका संगत कोण YAK और इसकी संगत भुजा OB और इसकी संगत भुजा AK अगर ये बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरीके से आच्छादित कर लेंगे। अगर आप इनको मिलाने का एक दूसरे के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे तो पूरी तरीके से आच्छादित हो रहे हैं। आप इस चित्र से स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। तो इसको अतः हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की भुजा और ये कोण और फिर ये भुजा, तो इस प्रतिबंध को हम कह देते हैं भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS प्रतिबंध। तो यानी कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके बीच का कोण अगर बराबर हों तो ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तीसरे प्रतिबंध आप इन दोनों चित्रों से समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की भुजा AC दूसरे त्रिभुज की भुजा UB के बराबर है और इसका ये कोण C और इसका कोण B, इसका कोण A और इसका कोण U ये भी आपस में बराबर हैं। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को भी एक दूसरे के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों त्रिभुज भी पूरी तरीके से एक दूसरे को आच्छादित करते हैं। इस गुण को हम कहते हैं कोण भुजा कोण, यानी कि पहला ये कोण, फिर भुजा और ये फिर कोण, दूसरे त्रिभुज का एक कोण, ये भुजा और ये कोण, ये अगर आपस में बराबर हों तो ऐसे दो त्रिभुज भी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। इसके लिए चौथी शर्त है, इस चित्र को आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका कोण B और इसका कोण Q, ये कोण C और ये कोण R और एक भुजा इसकी ये AC भुजा है, इसकी ये PR भुजा है, ये आपस में बराबर हैं। तो जब हम इन दो त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे ये भी पूरी तरीके से आच्छादित हो जाएंगे। तो इस गुण को हम कहते हैं कोण कोण भुजा AAS, यानी कि यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी ये दो कोण कैसे कोण होने चाहिए, संगत कोण, यानी कि दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजा समान हो तो ये त्रिभुज भी सर्वांगसम कहलाते हैं। तो अंतिम और पांचवी शर्त इसके लिए क्या है, इन दो त्रिभुजों को देखिए। ये दो त्रिभुज देखने से आप स्पष्ट रूप से अनुमान लगा पा रहे होंगे कि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज के केस में यदि एक भुजा, कोई भी एक भुजा, चाहे ये भुजा हो चाहे इस त्रिभुज की ये वाली भुजा हो, अगर इनकी संगत भुजा बराबर हैं तो यहाँ पर ये वाली भुजा बराबर दिखाई गई है, ये यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 8 सेंटीमीटर की भुजा है। तो ये जो भुजाएं आपस में बराबर हैं और इनका कर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के केस में क्या होगा, एक तो समकोण त्रिभुज जब होगा तो उसका कर्ण बराबर होना चाहिए पहली शर्त, और दूसरा कोई भी एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की वही संगत भुजा बराबर हो तो ऐसे दो त्रिभुज भी हमारे सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए 5 शर्तें हमारे पास हैं। अगर कोई दो त्रिभुज इन 5 शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों में अंतर समझ में आया होगा और आप अब ये बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों में हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। अगले वीडियो में हम आपके साथ पढ़ेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।